चलिए नमस्कार साथियों सभी का स्वागत है आज के क्लास में। और आज के क्लास में कॉमन पेपर आपका सेट 12 सेट 12 को हम देखेंगे, है ना। उसमें मैथ्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज के क्लास में। आज के क्लास में जो मैथ्स के क्वेश्चन है उसको हम लोग अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो चलिए फटाफट जुड़ जाएंगे फटाफट। अब आगे देखते हैं यहाँ पे ये सवाल में, जी ये पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे। ठीक है, पहला सवाल स्क्रीन पे यहां पे दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात। आप एक बात समझे, यहाँ पे हम समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग क्या करते हैं, पहले जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज है, एक है मान लेते हैं ए बी सी, ये मान लेते हैं आपका डी डी। कितने लोगों का आंसर ये आ चुका है तो आप लोग कमेंट करेंगे, आंसर कमेंट करेंगे। अब यहां से अगर बात करें हम इस बात को हम लोग देखते हैं कि दो समरूप त्रिभुज है, मतलब ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो जब दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो यहां पे जो अगर एरिया की बात करें तो ए बी सी त्रिभुज ए डी ई एफ का इसका रेशियो जो होगा, जितने भी संगत भुजाएं हैं उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ए बी का स्क्वायर डी ई का स्क्वायर। ये कब पॉसिबल है, जब ये समरूप होगा, जब ये सिमिलर होगा। ठीक है, उसके बाद हम यहां पे बोलेंगे ए सी का स्क्वायर अपॉन डी एफ का स्क्वायर। उसके बाद देखा गया बी सी का स्क्वायर और ई एफ का स्क्वायर। उसके बाद अगर मान लेते ये लंब है, ये लंब है, ये अगर h है, ये h1 है, ये h2 है, तो ये भी क्या होगा h1 का स्क्वायर h2 का स्क्वायर। अगर ये मीडियन मान लेते हैं, ये मीडियन मान लेते हैं, ये मीडियन मान लेते हैं, तो यहां भी क्या होगा मीडियन 1 का स्क्वायर, मीडियन 2 का स्क्वायर। इसको कुछ भी मानेंगे, हाइट को या हाइट मान लो, मीडियन मान लो, है ना। जो भी अगर इसको मानेंगे, जो भी इसको अगर मानने की कोशिश करेंगे, सारे का स्क्वायर का जो भी भुजा होगा, है ना, जो भी भुजा होगा उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर आपका ये क्षेत्रफल के रेशियो के बराबर होगा। बात समझे कि नहीं। कितने लोगों का आंसर आ चुका है बताएंगे। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है आज के क्लास में। बताएंगे भाई बी। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे एक एक चीजों को लाइन को पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक लाइन को पढ़ेंगे। और भी आगे होता है जैसे पेरीमीटर 1 का स्क्वायर, पेरीमीटर 2 का स्क्वायर, है ना, ये परपेंडिकुलर, बहुत सारे कुछ इसमें आपका जितना भी रेशियो, इसका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा उसके स्क्वायर के बराबर बढ़ते जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए एक बात समझेंगे क्या हम पहले एक चीजों को देखते हैं। यहाँ ऑप्शन में कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत कोणों के समद्विभाजक द्वारा प्राप्त संगत खंडों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब यहां बोला गया है कि संगत कोणों के समद्विभाजक, मान लीजिए कोण का समद्विभाजक है ना, इसके ये इसका अगर समद्विभाजक है, मान लेते ये समद्विभाजक है, तो ये जो समद्विभाजक जो लाइन है ये आपका मान लेते हैं ये समद्विभाजक है, तो यही AD, अगर AD समद्विभाजक है तो यहाँ पे क्या करेंगे कि AD का स्क्वायर, और ये भी अगर समद्विभाजक है D मान लेते हैं, ये आपका N मान लेते हैं, तो DN का स्क्वायर, ये भी रेशियो क्या होंगे बराबर, समद्विभाजक का भी रेशियो क्या होंगे, वर्गों का जो अनुपात होगा वो क्या होंगे बराबर होंगे। इसका मतलब ये आपका सही है। फिर बोल रखा है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। तो माध्यिका देखिए यहाँ लिखे ना, मतलब दो त्रिभुज के समरूप त्रिभुजों का जो वर्गों का जो स्क्वायर का जो रेशियो है, वर्गों का जो अनुपात है, उसके मीडियन के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, मीडियन के वर्गों के रेशियो के बराबर होगा। ये भी सही है, ये भी बी भी सही है। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत कोणों के समद्विभाजक के द्वारा प्राप्त संगत खंडों का अनुपात, यहाँ वर्ग नहीं दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो मतलब ये समरूप त्रिभुज होगा तो उसका जो
एरिया का जो रेशियो होगा, जितने भी संगत भुजाएं बनेंगे उसके स्क्वायर, जितने भी, आपको कोई टेंशन है, जितने भी अगर इसमें अगर भुजा की बात करेंगे वो सारे स्क्वायर का रेशियो के बराबर, सारे जो भी भुजा की बात करेंगे, मीडियन की बात करेंगे, समद्विभाजक की बात करेंगे, माध्यिका की बात करेंगे, है ना, संगत भुजाओं की बात करेंगे, जो भी बात करेंगे वो सारे जो होंगे स्क्वायर के रेशियो के बराबर है। कब? जब एरिया की बात करें तो एरिया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका गलत है, ये आपका क्या है, गलत है, ये आपका गलत है। लेकिन यहां क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा समरूप त्रिभुज का गुण नहीं है, मतलब सी इसका गुण नहीं है, सी इसका गुण नहीं है। क्लियर हुआ? सी इसका गुण नहीं है। बात समझ पाए कि नहीं, बताएंगे भाई, क्लियर हुआ? चलिए, ये क्वेश्चंस का आंसर हो गया, सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर। मतलब यहां देखिए क्या बोला, त्रिभुज का गुण नहीं है, गुण नहीं है मतलब कौन, सी गुण नहीं मैच कर रहा है, मतलब आंसर सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गीता लता माधुरी की आय का अनुपात, गीता लता और माधुरी ये 5:6:3 है, और उनकी औसत जो दिया हुआ है 42 है। एक बात समझेंगे, औसत 42 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, औसत 42 मतलब कि यहां पे तीनों की आयु का औसत दिया 42, तो तीनों का आयु का योगफल कितना होगा, औसत में संख्या से गुणा कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा क्या, योगफल, तीनों का योगफल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, योगफल निकल जाएगा। तो 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 120 आएगा। तीनों का योगफल जो 120 आएगा, लेकिन यहां पे तीनों का योगफल देख रहे हैं 5, 6, 11, 11, 3, ठीक है 14। तो यहां से 126 जो है कितने यूनिट के बराबर है, 14 यूनिट के बराबर है। निकालना है क्या चीज, लता की आयु कितना है, तो लता की आयु यहां पे 6 है। तो यहां से 6 कट गया 3 बार में, यहां से कट गया 7 बार में, 7 से यहां कट गया 7 इकाई 7, 5 बार 7 8 56, 8 तिया 54 वर्ष। ए इज द राइट आंसर, ए इसका सही आंसर है। चलिए, सभी का स्वागत है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, ए आ गया है, बम बम कुमार का ए आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं अगले। यहां बोला है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात की जिससे 18, 24, 30, 42 की विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामला में 30 शेष बचता है। दो तरीके से इसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम 18, 24, 30, 42 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम मतलब वो बड़ी सी बड़ी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या जो 18 से भी डिविजुअल है, 24 से भी डिविजुअल है, 30 से भी डिविजुअल है और 42 से भी डिविजुअल, लेकिन शेषफल 3 बचता है, तो कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लेंगे 18, 24, 30 और 42। देखिए, एलसीएम कैसे लिया जाता है, शॉर्टकट की बात करते हैं। तो ये मान लीजिए इसमें बड़ा डिजिट कौन है, बड़ा है आपका संख्या 42, ठीक है, लिख लिए। बड़ा जो है इसमें कौन है, 42 है बड़ा, ठीक है। जब 42 बड़ा है तो 42 हम ले लिए। अब यहाँ 30 लेना है, तो 30 और 42 में मैक्सिमम कॉमन कौन है, तो 30 का देखते हैं। 30 में इसमें आता है 6, इसमें भी 6, 6 6 कॉमन है, तो 6 हट गया, तो यहाँ आ गया। देखिए 6 तो इसमें मौजूद है, 6 नहीं लेना है, जो कॉमन है, जो अनकॉमन है उसको ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे 42 और 24 में मैक्सिमम कॉमन कौन है, तो यहाँ 6 चौक 24 होगा। तो देखेंगे मैक्सिमम कॉमन की बात करें, मैक्सिमम तो 6 इसमें है, 7 6 42, 6 इसमें मौजूद है, 4 नहीं है, तो 4 ले लिए। 18 का देखते हैं, 18 का यहाँ पे आ गया 6 × 3, तो 6 इसमें मौजूद है, 6 इसमें मौजूद है, 3 नहीं है, 3 ले लिए। तो ये गुणा करके आएगा, ये गुणा करके आएगा आपका, ये इतना गुणा करके आएगा, ठीक है। मतलब ये टोटल इतना गुणा करके, लेकिन यहाँ पे जब 18 से डिवाइड करेंगे, 24 से इसको डिवाइड करेंगे, 30 से इसको डिवाइड करेंगे, 42 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये पूर्णतः डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि रिमाइंडर 3 बच रहा है, मतलब वो संख्या जो होगा, रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, मतलब 25, 20। इसको तो ये अगर रखेंगे तो ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन अगर हम 3 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या। अब जब डिविजिबल करेंगे तो क्या होगा, अब जब डिविजिबल करेंगे तो क्या होगा भाई, अब जब डिविजिबल करेंगे तो ये आपका शेषफल जो बचाएगा वो 3 बचाएगा, ठीक है। मेरी बात को समझ पाए। अब एक बाय ऑप्शन देख लेंगे, बाय ऑप्शन कैसे बनता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे। बाय ऑप्शन, जैसे वो ये संख्या, कौन संख्या जो 18,
24, 30, 42 से विभाजित है, लेकिन सेक्सफल 3 बचा रहा है। सेक्सफल कितना बचा रहा है? हाँ ठीक है मुन्ना कुमार, आप एलसीएम ले सकते हैं, कोई दिक्कत ना, आप जिस तरह एलसीएम लेना चाहते हैं उस तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है, नो डाउट। आप कैल्शियम लेना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पे ये 18 से 24 से 30 से 42 से डिविजल है, लेकिन 3 सेक्सफल बचा रहा है। हम 3 सेक्सफल नहीं चाहते हैं तो 3 यहाँ पे घटा देंगे, तो 3 यहाँ घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना 32। यहाँ 3 जब घटाएंगे तो 3 यहाँ पे हम घटा देते हैं, तीनों ऑप्शन में 3 घटा देते हैं, तो ये इससे पूरी तरह से डिविजल होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 3 घटाएंगे तो देखिए 25, ये आ जाएगा कितना 17। अब एक बात बताएं कि ये संख्या 3 घटाने के बाद 18 से भी कट जाना चाहिए, 24 से भी कट जाना, 30 से भी कट जाना चाहिए, 42 से भी कट जाना चाहिए। देखिए आराम से यहाँ 30 से वही संख्या कटेगा, 30 से वही संख्या कटेगा जिसके अंदर जिसके पास 0 है, मतलब यही 0 है लास्ट में, देखिए, और किसी में 0 नहीं है। ये 30 से नहीं कटेगा, ये भी 30 से नहीं कटेगा, एक ही संख्या आपका ये है और 30 से कटने वाला, ठीक है, क्लियर है। 18 से कटने का नियम, जो 9 से कट गया मतलब वो 18 से कट जाएगा, जो 9 से कट गया वो 18 से कट जाएगा। तो 9 देखिए 5 3 8 2, 5 3 2 है यहाँ पे, 5 3 देखिए यहाँ पे 2 2 5 7 7 2 9, मतलब ये कट रहा है, ठीक है, कट रहा है। 42 से काटेंगे, जो 7 से कट जाए, 6 से कटे, 6 से तो कटेगा, 9 से कटे, 6 से कटेगा, 7 से कर लेंगे, 7 21 4 42 7 42, ये कट जाएगा, मतलब बी इज द राइट आंसर। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं, या आप ऐसे बना सकते हैं, आपको जैसे मन करे वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका जो 30 दिन मैराथन का जो क्लास है वो आपका शाम में 7 PM में चलता है, कल ही स्टार्ट हुआ है क्लास, और ये 1 to 5 के लिए है। 1 to 5 में क्या है कि FRC एकदम फास्ट रिवीजन कोर्स, जिसमें आपके जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जो अभी तक पूछा गया उसके इर्द गिर्द जितने भी सवाल हैं, वो सारे सवाल को हम लोग कंपाइल करके क्लास में ही करवा रहे हैं। एकदम आपके पीआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है, पीआरटी के लिए मतलब कि आप 1 महीने में आप मैथ्स का स्कोर आप बढ़ा सकते हैं, जितना मैथ्स का स्कोर अभी होता है उससे आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि जो भी क्वेश्चंस पूछा गया उसी के अनुसार वो क्वेश्चंस को उठाते हैं, और उसी क्वेश्चन के अनुसार आगे पीछे जितने भी सवाल बनते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, उस सारे कॉन्सेप्ट को क्लास में दे दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो मैथ्स में स्कोर कम होता था वो मैथ्स में स्कोर होने का मतलब चांस ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जिसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन में भी बैच इसका स्टार्ट हुआ है, 7 PM में स्टार्ट हुआ है आपका ठीक है। पिछले क्लास में हुआ था, 2 क्लास हुआ है, आज एक तीसरा क्लास होगा। तो जैसे भी ज्वाइन करना, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे यहां पे बोला है 16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक लेड के गोले से बनाई जा सकने वाली 1 सेंटीमीटर व्यास वाले लेड को गेंदों की संख्या ज्ञात करें। यहां बोला गया है कि एक गोला है जिसका 16 सेंटीमीटर वाला, 16 सेंटीमीटर तो व्यास कितना होगा 8। इसको पिघलाकर छोटा छोटा गोला बनाया गया है, और ये n गोला बनाया गया, और इसका त्रिज्या है 1/2 है ना, 1 सेंटीमीटर व्यास है तो 1/2 होगा त्रिज्या। इसकी गोले का अगर हम आयतन बताएं तो ये आता है 4/3, याद होगा आप लोगों को 4/3 PR3, 4/3 PR Q। अब यहां पे एक गोले का आयतन देखते हैं, 4/3 PR, R का मान कितना है 1/2 और ये 1/2। अब यहां पे एक बात समझेंगे कि ये इतना से गोला बनाए, एक गोला है लेकिन इतना से अनेकों गोला बनेगा, n गोला बनेगा, मतलब n यहां पे हम क्या कर दिए रख दिए, n यहां पे हम लोग क्या कर दिए, यहां पे ये n गोला बनाया गया इससे, तो यहां से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो n का मान आ जाएगा कितना 88 64 128 सॉरी 512, ठीक है, और गुणा आ जाएगा कितना 2 2 2, यहाँ पे 8, तो ये आ जाएगा 40 96, टोटल 40 96 गोला बनेगा, टोटल 40 96 गोला बनेगा, ठीक है। टोटल कितना बनेगा 40 96 गोला आपसे बनेगा। बात समझ पाए कि नहीं भाई, क्लियर हुआ यहां तक? मतलब ये इतना बड़ा गोला था, इसको क्या किया पिघलाकर छोटा छोटा गोला बनाया, तो ये गोला का आयतन पूरे गोले के आयतन के बराबर होगा, तो यहाँ एक गोला उसमें n लगा दिया, मतलब n गोला बना जा सकता है, तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है।
अगला बोला है कि एक व्यक्ति अपने किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, तो एक बात बताएं 25% को आप क्या लिखेंगे, 1 बटा कितना 4। मतलब यहां से सीपी और एमपी, मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस, सीपी अगर यहां पे सीपी अगर 4 मानते हैं तो एक बढ़ जाएगा, मतलब ये 5 हो जाएगा इसका, मतलब 25% अधिक, या इसको 100 मानेंगे, ये या तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, अगर इसको 100 मानेंगे तो इसको 125 मानेंगे, ये कटेगा तो ये आ जाएगा 4:2 कितना 5, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे बोल क्या रहा है इस बात को थोड़ा सा देखेंगे। यहां पे बोला गया है कि किंतु से 12.5% की छूट पर प्रदान करता है, मतलब इसको क्या करता है 12.5% पे वो बेच देता है, 12.5% पे क्या करता है वो बेच देता है। तो काम करते हैं 12.5% पे बेचता है ना, तो देखते हैं मतलब ये 5 का 12.5% अगर करते हैं, 12.5% छूट पे बेचता है, तो यहां पे बेचता कितना है 87.5% पे। अरे 12.5% छूट पे बेचता है तो यह 87.5%, या आप ये काम कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं कि 12.5% इक्वल टू क्या होता है 1/8 होता है, आप जानते होंगे 1/8 होता है। मतलब कोई दाम 8 था, एक छूट पर बेचा तो इसको बेचेगा 7 बटा कितना 8 पे सेल करेगा। तो यहां पे सेल कितना में किया 875 में सेल किया, है ना। मतलब ये आपका एमपी छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। तो 12.5% को 1/8, कोई वस्तु का दाम 8 था, एक छूट पे बेचा, एक छूट मिला तो कितना पर बेचा 7, मतलब 7/8 मूल्य पर बेचा। तो ये देखेंगे, अब इसका कंपेरिजन इससे करेंगे तो ये 5 × 7 × 8 यूनिट बराबर इतना निकालना है हमको, क्या चीज सीपी निकालना है, तो 4 गुना कर देंगे ये आंसर आएगा, 4 गुना कर देंगे ये आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा देख लेंगे, 7 से काट देंगे, 7 से काटेंगे, 7 कहीं 7, 17 7 दिया, 7 दूनी 14 और 35, 7 पचे 35, 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 25 बार में। ठीक है, तो ये 25 8 चौक 32, तो 25 दूनी 100। ठीक है, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 75 और ये आ जाएगा 800, ये आ गया सीपी 800, मतलब बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर है, सभी का आंसर आ रहा है सी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। करा कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं का 8 गुनी हो जाती है, स्वयं का 8 गुनी हो जाती है, मतलब ये पी अगर 1 था, पी अगर 1 था तो 8 गुनी हो गया, मतलब अमाउंट 8 गुनी हो गया। कितने सालों में 3 सालों में, कितने सालों में 3 सालों में 8 गुनी हो गया। तो 1 साल अगर पता चल पाएगा, तो 1 साल का अगर पता चल पाएगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं, उसका परसेंटेज को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए, तो परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका रेट पता कर सकते हैं। तो 3 साल में इतना आया, 3 साल में इतना आया, तो इसको हम क्या करेंगे क्यू रूट चढ़ा देंगे, 1 साल का निकल जाएगा, क्यू रूट चढ़ा देंगे तो 1 साल का निकल जाएगा। तो ये 1 ही होगा, ये आपका 2 होगा, मतलब 1 से 2 हुआ, मतलब 1/1 बढ़ा, तो ये 100%, मतलब ये आपका हो जाएगा आंसर कितना 100%। सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर है। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। क्लियर है, आर्या आपका 50 क्या आ रहा है, सी इसका सही आंसर है। ठीक है, बात समझ पाए कि नहीं बताएंगे, क्लियर हुआ। मतलब 3 साल में 1 से 8 हुआ, तो 1 साल में क्या, 1 साल में कितना वृद्धि हुआ, तो 1 साल में वृद्धि होने के लिए इसको क्यू रूट, अगर 2 साल में होता तो स्क्वायर रूट, अगर 4 साल में होता तो 4 रूट ऊपर रखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आंसर निकल पाएगा, ठीक ना। ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखेंगे। 2430 की राशि 3 व्यक्तियों एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा गया है, इस प्रकार बांटा गया है किसमें, ए बी सी, इस प्रकार बांटा गया कि इसमें 5 10 15 कम करने के बाद शेष राशि को 3:2
4:5 में बांट दिया। इसमें कितना कम किया 5, इसमें कितना कम किया 10, इसमें कितना कम किया 15। तो टोटल बांटा बांटा जाना था इतना, बांटा जाना था 24-30 बांटा जाना था, लेकिन इसमें कमी कर दिया, मतलब कम कर दिया बांटने का। तो 15 15 20 20 30 कम कर दिया, तो 30 घटा देंगे तो ये आ जाएगा कितना, मतलब बांटा। ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो है, ये किसका रेशियो है, ये जो रेशियो दिया हुआ है 2400 का रेशियो दिया, ना कि 2430 का। क्योंकि मान लीजिए कोई मालिक है, उसको बांटने के लिए 3 लेबर में एबीसी में दिया और 15 5 10 15 रख लिया कमीशन, उसके बाद बांटा, तो बांटा वो कितना 2400 ही बांटा है। तो 2400 जो रेशियो में बांटा है, तो सबसे पहले दोनों को जोड़ दो, तो ये कितना आएगा 12। 12 यूनिट बराबर दिया हुआ है कितना 2400। निकालना है किसको, करा सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी का हिस्सा यहां कितना 5, लेकिन ये सी का हिस्सा कब आया 15 रखने के बाद आया। लेकिन अगर पूरा अगर बोला जाए तो इसका हिस्सा तो 15 भी था, वो रख लिया अलग बात है, लेकिन 15 भी तो हिस्सा होगा, तो प्लस क्या करेंगे 15 कर देंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा 200 1000 1015, ये आंसर आएगा। ठीक है, 1015 मतलब बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर है, बी इसका क्या है सही आंसर है। क्लियर है, क्या इस बात को समझ पाए? हाँ ठीक है, अभिषेक कुमार का आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तरल वायु, तो दूसरा कुछ क्वेश्चन आ गया, साथ ही क्वेश्चन था। तो यहीं तक आज का क्लास को समाप्त करते हैं, आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों का? ठीक है, चलिए अब जीएस वाले सर आएंगे, अपना डिस्कशन करेंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू सभी लोग को। दो नंबर पॉज करके देख सकते, 8 नंबर बाकी है, 8 नंबर कहाँ पे बाकी है, एक मिनट रुक जाइए, 8 नंबर कहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं, ओह यहाँ से गायब। अच्छा 8 नंबर का हम थोड़ा सा इथी बता दे रहे हैं आपको, व्यूज बता दे रहे हैं। 8 नंबर का बनेगा कैसे, क्वेश्चन आपका क्या 8 नंबर में, रुक जाइए देख लेते हैं। आठ नंबर में है 6 पर पावर 61 और 6 पर पावर 62, 6 पर पावर 63 और 6 पर पावर 64 और 6 पर पावर 65। यहां पे किससे डिविजिबल होगा, ये 30 है, ऑप्शन 45 है, 15 है, और इधर आगे दिया हुआ है DEC। तो ये किससे डिविजिबल है पता नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, पहले जो सबसे कॉमन पहले क्या होता है, तो 6 पर पावर 61 कॉमन है, और इसके बाद 1 आ गया, 6 पर पावर 2 आ गया, 6 पर पावर 3 आ गया, और हाँ 1 आ गया, 6 पर पावर आपका 6 पर पावर 1 आ गया, ये गुना होगा, जब ये गुना होगा, ये जब गुना होगा तो ये जुट जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ 6 पर पावर 2 आएगा, ये 6 पर पावर 3 आएगा, और 6 पर पावर कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, जब इसको गुना करेंगे 6 ये, तो ये आ जाता है 1 6, 6 का स्क्वायर 36, और इसका आता है 6 का क्यू आता है 1296, और 6 पर 36 1296 आता है, 36 नहीं 216, 6 छक 36, 36 और 216 ये आता है, और ये 36 गुना 36 1296 आता है। इसको सभी को अगर हम जोड़ते हैं, तो यहाँ पे जब इसको जोड़ेंगे, तो देखिए 6 6 12
12 18, 18 24, 24 1 25, 5 आएगा। 9 1 10, 9 1 10, 10 10 3 13, 13 और इधर आ गया 2, तो 13 2 आपका 14, ठीक है। 1 1 2 2 1 आ गया 3 और ये इतना आ गया, ठीक है। क्या इतना ही जोड़कर आएगा ना? देख लेंगे, इतना ही जोड़कर आएगा ना? 1200 नहीं, इतना नहीं आएगा। अगर इसको हम इसको दे देते हैं कितना, 4 दे देते हैं तो 1300 हो गया। ये अगर 4 चल गया तो 1300, 1300 और यहां पे आ गया कितना, 200, 212, तो 1300 और 212 हो गया, 1300 और 212 हो गया 1512, तो 1512 और यहां पे आ गया 12 और 36, 12 अगर करेंगे तो ये 48 आ जाएगा, 48 और ये आ जाएगा 7, तो आ जाएगा 1555, ठीक है। अब यहां पे बोला गया क्या कि ये जो इससे डिविजुअल है, ये 30 से डिविजुअल है, तो 30 से कभी भी डिविजुअल नहीं होगा, क्योंकि 30 देखते हैं 30 से डिविजुअल होने का मतलब ये कटना चाहिए 3 से पहले। तो यहां पे अगर देखते हैं 30 से 3 से 5 5 से 15 16 नहीं आएगा, ये 3 से नहीं कटेगा। 45 से कटने का मतलब ये संख्या 9 और 5 से कटना है, 5 से कटा लेकिन 9 से नहीं कटेगा। 5 5 5 5 10 5 15 1 16, 9 इससे भी नहीं कटेगा। इसमें आता है 9 इंटू 5, मतलब 65 कर रहा है, कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है। इसमें 3 से नहीं कट रहा है, ये 5 और 3 से कटना चाहिए, 3 से भी नहीं कट रहा है। 65 कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, मतलब नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर, नन ऑफ दीज हो जाएगा, मतलब इनमें से कोई नहीं। 8 नंबर का हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 8 नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शंस हो जाएंगे। एक मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट रुकिएगा। 30 से नहीं नहीं, सभी से कटेगा, रुक जाइएगा, सबसे कटेगा। 1 मिनट, सबसे कटेगा। ये 30 है, तो 30 में आपका क्या है, 6 इंटू 5, तो 5 यहां मौजूद है और 6 देखिए यहां मौजूद है कि नहीं, 5 यहां मौजूद है, 6 यहां मौजूद है, मतलब ये इससे भी कटेगा। 15 जब 30 से ही कट रहा है, तो 30 से जब इंडिविजुअल है तो 15 से भी डिविजुअल होगा, ठीक है। जब 30 से कटेगा तो किससे होगा, 15 से भी डिविजुअल होगा। जैसे 30 में आपका देखिए क्या है, 6 और 5 है, तो यहां पे 5 से ही कट रहा है, 6 इसमें गुणा में, तो 6 भी तो गुणा में ना, 6 गुना 6 गुना 6 गुना करेंगे ना, तो 6 इसके साथ गुना होगा। जो 30 से कटने का मतलब वो 6 से भी कटे और 5 से भी कटे, तो 30 से भी कटेगा। 5 से कट रहा है और 6 यहाँ है, तो 6 गुना होगा, तो 6 इससे भी कटेगा, मतलब ये 30 से भी कटेगा। 30 से जब कटेगा तो 15 से भी कटेगा। 45 में आता है, 45 में आता है 9 और 5, 5 से कटेगा। अब यहां से जब हम 6 छक 36 लेंगे, है ना, 6 छक देखिए 6 गुना 36 गुना 5 करेंगे, यहां से निकालते हैं, यहां से निकालते हैं, 1 पर 6 छक 36, 2 पावर निकालते हैं, 36 गुना, यहां से एक 5 यहां ले लेते हैं, तो बताएंगे ये आपका जो है, ये बताइए यहाँ पे 9 और 5 है, दोनों है, क्या ये 9 से कटेगा कि 9 चौक 36 और 5 से भी कट रहा है, मतलब तीनों ऑप्शन से कटेगा, ठीक है। हाँ, तीनों ऑप्शन से कटेगा, मतलब ये आपका अगर डी इज द राइट आंसर, डी आपका सही आंसर आएगा, डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तीनों ऑप्शन से कटेगा, डी ऑप्शन सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो अब चलते हैं जरा क्वेश्चन जीएस के जरा डिस्कशन की तरफ, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोगों को शुरू करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोगों को शुरू करना है। तो सबसे पहले ओके ओके ठीक है, अब चलिए आइए क्वेश्चन पे आइए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तरल वायु में, तरल का मतलब यहां लिक्विड होता है, उपस्थित तरल ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड ऑर्गन और लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है,
कि जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, इस बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक जिसको कहते हैं, जिसपे कोई चीज उबलना शुरू होता है, के आधार पर इन्हें आरोही क्रम में सजाने पर कौन सा विकल्प सही है। असेंडिंग ऑर्डर की बात कह रहा है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते से घटते क्रम, असेंडिंग बढ़ते क्रम, ठीक है, कम से ज्यादा, कम से अधिक की बात कह रहा है, सबसे कम सबसे अधिक। तो देखिए ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली -183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लिक्विड ऑक्सीजन की बात हो रही है। लिक्विड आर्गन का -185.56 कुछ इतना होता है लगभग डिग्री सेंटीग्रेड, और नाइट्रोजन का अप्रोक्सीमेटली -195 कुछ डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले ऑक्सीजन आना चाहिए, फिर आर्गन आना चाहिए, फिर नाइट्रोजन आना चाहिए। ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन। अब जरा सर्च कर लें ऑप्शन को, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, कोई ऑप्शन नहीं है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा ई। करेक्ट आंसर आएगा ई। पहली बात ये। दूसरी बात, अगर यहां पर असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग लिखा होता, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसका उल्टा कर देते। ये तो असेंडिंग वाला आ गया, आरोही, तो एक आ जाएगा अवरोही जो होगा डिसेंडिंग, और डिसेंडिंग वाले में इसका उल्टा नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, बी आंसर सही है। क्वेश्चन एक्चुअली में असेंडिंग पूछा है, तो असेंडिंग में इनमें से कोई नहीं होगा। अगर डिसेंडिंग पूछेगा तो करेक्ट आंसर बी होगा। डिसेंडिंग वाले में करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉइंट आप यहां पे नोट करके ध्यान में रखेंगे। ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन, असेंडिंग ऑर्डर, तीनों का हमने यहां पे लिखा हुआ है। कमलेश कुमार क्या लिख रहे हैं कि मैन है तो बी ऑप्शन होगा। हाँ बिल्कुल, बॉइलिंग पॉइंट तो याद रखना पड़ेगा, ये एक एक्सेप्शन क्वेश्चन है मेहता जी, याद ही रखना पड़ेगा और कुछ नहीं होता है। सर कुछ कुछ देर पे कमेंट, बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं रंजीत, आप कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल देख रहा हूँ, ठीक है, मैं कमेंट ही देख रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में कंफ्यूजन आपको हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग की समस्या है। ये पॉइंट को आपको याद रखना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है, उसके हिसाब से आंसर देना होगा। कमलेश कुमार आपकी कमेंट मेरे समझ में नहीं आई, फिर एक बार कीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का असेंडिंग और डिसेंडिंग के आधार पे, अगर हो सकता है यहां पे डिसेंडिंग लिखा हो, ठीक है, तब जाके ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। असेंडिंग वाले में हमारा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। असेंडिंग वाले में होगा ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन, ये एक्चुअली में होता है, ठीक। अब आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 पे। घनत्व के आधार पर, डेंसिटी के आधार पर लकड़ी, जल, अल्कोहल, ताड़पीन का तेल, ये फिर वही क्वेश्चन है, रिपीटेड है पहले वाला। डेंसिटी भी याद करना होता है और इसका कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। तो इसी के आधार पे इसका भी जो कलेक्शन है, मतलब क्वेश्चन का आंसर है, वो निकल के आएगा। एकदम रिमेंबरिंग है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। सर सही तो है, असेंडिंग आरोही ही होता है, बी ऑप्शन सही है। कैसे बी ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही कैसे है? इसमें मैंने क्या कहा, पहले ऑक्सीजन का, फिर आर्गन, फिर नाइट्रोजन, सबसे अधिक नाइट्रोजन का होता है, फिर आर्गन का होता है, और फिर ऑक्सीजन का होता है। तो असेंडिंग है ना, असेंडिंग का मतलब क्या हो गया, बढ़ते हुए क्रम ना। तो कम से ज्यादा लिखेंगे ना हम, तब तो बढ़ेगा वो। कम से ज्यादा लिखेंगे तो कम, मैंने पहले ऑक्सीजन आएगा, फिर आर्गन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा। घटते नहीं है ना कि अधिक से कम लिखना है आपको, आपको कम से ज्यादा लिखना है, ठीक है। तो यहां पे तो उल्टा था ना उसका, ठीक है, वहां पर उल्टा था वहां पर, ठीक। ओके, अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 का देखिए इसमें कि डेंसिटी वाला, ये भी याद करने वाला है। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाना है कि कौन सा क्या होगा।
तो असेंडिंग है, कम से यहां भी फिर क्या करना है, ज्यादा में हमें चलते चला जाना है, ठीक है, कम से हमें ज्यादा में इसको भी चलते चल के लिखना है इसमें। तो उस हिसाब से आप देखें अगर, तो आपके पास हो गया लकड़ी, लकड़ी, फिर अल्कोहल, फिर ताड़पीन तेल, तेल अल्कोहल जल, लकड़ी अल्कोहल ताड़पीन तेल जल, जल ताड़पीन तेल अल्कोहल और लकड़ी, एक बी इसका करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका बी है। यहां भी आपको देखिए जो ये घनत्व है, जो ये डेंसिटी है, डेंसिटी, इसको हम द्रव्यमान मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी आयतन के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान हो गया केजी और वॉल्यूम को आप मीटर क्यूब में लें या किसी और चीज में लें, ये इसकी यूनिट होती है, कॉमन यूनिट डेंसिटी की यही होती है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी ले जा सकता है, ये भी लिख सकते हैं। तो डेंसिटी को हम किसी तरीके से लिख सकते हैं, अलग अलग चीज की डेंसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जनरली हम मान के चलते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, अगर देखा जाए तो इसमें से सबसे अधिक डेंसिटी सॉलिड की होगी, उससे कम लिक्विड की होगी, उससे कम गैस की होगी। लेकिन कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल चीजें ऐसी हो जाती है जहां आपको लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा मिल जाएगी सॉलिड से, ठीक है। कभी कभी गैस की डेंसिटी जो है वो भी अधिक एकाध कंडीशन में हो जाती है सॉलिड या लिक्विड से, वही एक एक्सेप्शनल केस यहाँ पे दिया गया है। तो ये आपको याद रखना होगा कि क्या होता है। तो 10th का करेक्ट आंसर हमारे पास बी निकल के आएगा। बी आपको यहाँ याद रखना होगा, किसका ज्यादा और किसका कम होता है, ठीक है। इसके सिवा इसका कोई ऑप्शन नहीं है और कोई तरीका है ही नहीं डेंसिटी को पहचानने का। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को ही लिखा जाता है, ठीक है। सर सेट 11 का क्लास नहीं हुआ है। एक्चुअली में क्या हुआ था कि सुमन कुमार सेट 11 जो कल हमने डिस्कस करवाया उसकी रिकॉर्डिंग की हुई है, आप उसको देख सकते हैं। और जो साउंड प्रॉब्लम हुई थी इसीलिए हुई थी क्योंकि आपका जो मैसेज था हमारे पास नहीं आ रहा था, क्योंकि रिकॉर्डिंग थी, लाइव तो था नहीं, इसीलिए साउंड की प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा ये। चंदन कुमार, नेगेटिव है इसलिए जो ज्यादा होगा वो कम होगा, इसलिए भी होगा। हाँ, ये एक अच्छी बात है, ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट है कि चूंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब हुआ कि जो ज्यादा है उसकी वैल्यू कम होगी, उसके हिसाब से अगर लगाएंगे तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा बी। बिल्कुल सही बात, ठीक है। हाँ, -3 और -2, इसमें छोटा -3 होगा, इसीलिए -195, 185 और 183, इसमें करेक्ट आंसर होगा फिर नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन। हाँ, अब ये करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। नेगेटिव वैल्यू थी तो नेगेटिव में ज्यादा वाला कम होगा। थैंक यू वेरी मच चंदन, आपने दिया इसके लिए, बहुत बढ़िया। अब चलिए आगे 10 के बाद 11 पे आते हैं। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इनके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं उदाहरण है। देखो यहां पे क्या कह रहा है, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है मतलब बारिश हुई होने के बाद आसमान में बहुत सारे ड्रॉप्स होते हैं, उस ड्रॉप पे जब सन की लाइट गिरती है, सन की लाइट गिरती है तो ये लाइट क्या होता है, ड्रॉप के अंदर जाती है। अंदर जाने का मतलब एक से दूसरे माध्यम में गई, एक से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाएगी तो अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन जिसको कहते हैं। उसके बाद ये ड्रॉप के दूसरे सतह पर आती है, सतह पर आने के बाद इसी के अंदर से टकराती है। टकराने का मतलब इसको कहते हैं आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन, परावर्तन कहते हैं इसको, इंटरनल रिफ्लेक्शन ये हुआ। और फिर तब यहां से लाइट बाहर की तरफ निकलकर और ये 7 रंगों में डिवाइड होती है, जिसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन। और इसी को हम रेनबो के नाम से जानते हैं। तो जब आप इंद्रधनुष या रेनबो की बात करते हैं तो 3 घटना हुई, अपवर्तन भी हुआ, आंतरिक परावर्तन भी हुआ और वर्ण विक्षेपण भी हुआ, तीनों घटनाएं शामिल हुई। तो रेनबो के लिए कौन कौन सी घटना होगी, वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन इसको कहेंगे, डिस्पर्सन, अपवर्तन भी होता है, डिस्पर्सन भी होता है और आंतरिक परावर्तन भी होता है। तीनों सही है, तीनों सही है, सी आंसर करेक्ट है। तो इस तरह से 11 का आंसर सी करेक्ट है, ठीक है। 11 का आंसर सी करेक्ट है, 1, 2 और 3 तीनों इसका आंसर होगा, तीनों घटनाएं होती है। ध्यान रखिएगा इस प्रकार का जो रेनबो बनता है जिसमें तीनों घटनाएं होती है, इसमें तो जो रेनबो आप देखेंगे कलर इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 जो रेनबो का कलर दिखेगा उसमें आपको ऊपर का कलर रहेगा, ऊपर का कलर रेड रहेगा,
ठीक है, और सबसे नीचे का कलर जो है वो बैंगनी होगा, वायलेट, बैंगनी होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऊपर का कलर रेड, नीचे का कलर बैंगनी। ऐसे इंद्रधनुष को कहते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष, इसको कहते हैं प्राथमिक या प्राइमरी इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो इसको कहते हैं। साइंस कहता है कि एक सेकेंडरी रेनबो भी हो सकता है, सेकेंडरी रेनबो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी रेनबो वाले में क्या होगा, ये कलर बदल जाएगा। जब हम रेनबो को देखेंगे और द्वितीयक इंद्रधनुष बनेगा तो उल्टी घटना होगी, बैगनी कलर ऊपर आएगा और रेड वाला कलर नीचे आ जाएगा, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम उल्टा हो जाता है। तो याद रखिएगा, सेकेंडरी रेनबो में बैंगनी कलर ऊपर हो जाएगा, ऊपर, और जो लाल कलर है वो हो जाएगा नीचे। ये किस में होगा, ये सेकेंडरी रेनबो में होगा। प्राइमरी रेनबो जो है उसमें ऊपर रेड रहेगा, नीचे बैगनी होगी, ध्यान रखना है इस बात को। तो करेक्ट आंसर आया सी, करेक्ट आंसर आया सी। आगे चलिए, आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कहता है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार, अच्छा भार देखिए एक बात समझिए, भार का फॉर्मूला क्या होता है, भार का फॉर्मूला होता है mg, mg, ठीक है, mg भार। भार का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल, इसी को हम एक्चुअली में भार कहते हैं। अब ये अगर अर्थ है, इस बॉल को नीचे की तरफ खींच रही है, तो जितने बल से वो खींच रही है वही इस वस्तु का भार कहलाएगा। m वस्तु का मास हो गया, g की वैल्यू दी होती है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि चंद्रमा पर g जो होता है वो पृथ्वी पर g के 6 भाग होता है। चंद्रमा पर g का मान जो है, जो g पृथ्वी पर होता है, ठीक है, उसके 6, पृथ्वी पर g होता है 9.8, उसका 6 भाग होता है चंद्रमा पर g। तो अगर हम भार निकालेंगे चंद्रमा पर, तो पृथ्वी पर जितना भार होगा उसमें 6 से भाग दे देंगे तो चंद्रमा पर भार आ जाएगा। और 6 से भाग देने का मतलब क्या हो जाएगा, वेट घट जाएगा, वेट क्या होगा, घट जाएगा। तो इस तरह से उसका भार क्या होता है, घट जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। जब चंद्रमा पर किसी वस्तु को लेके जाएंगे पृथ्वी से, तो उसका वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा उसका। हाँ बिल्कुल करेक्ट, 12 का होगा ए, घट जाएगा। भार जो है ये एक बल है, भार एक बल है, इसीलिए भार की भी इकाई जो यूनिट होगी वो न्यूटन होगी। ध्यान दीजिएगा, न्यूटन, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। भार एक क्या है, बल है, और बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 13। हाइड्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, SO2 NO2, उपरोक्त में से कौन सी अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा दोनों से होती है, ठीक है। सल्फर के ऑक्साइड से H2SO4 और नाइट्रोजन से HNO3, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। ये दोनों प्रकार के एसिड जो होते हैं अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो 2 और 3 करेक्ट आंसर हुआ, 2 और 3 करेक्ट आंसर हुआ, 2 और 3 ए करेक्ट आंसर हो गया, 2 और 3। इसमें भी ध्यान रखना है कि यदि वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम हो, तभी हम उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अम्लीय वर्षा कहेंगे, एकदम करेक्ट पॉइंट है, ध्यान दीजिए। 5.6 से कम, 5.6 से अधिक अगर हो जाए पानी का पीएच तो वो अम्लीय नहीं होता है, अम्लीय उससे कम वाला होता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया, ए, करेक्ट आंसर आ गया ए, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। एक पौधा जिसमें नाइट्रोजन की कमी है, देखिए नाइट्रोजन की जिसमें कमी होती है ना, जिस पौधे में, वो अपना नाइट्रोजन पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या करता है, नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करता है। इसीलिए ऐसे पौधे
कीट भक्षी पौधे कहलाते हैं। कीट भक्षी पौधे कहलाते हैं। या जहां की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होगी, ठीक है, जहां की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होगी, पौधे में नाइट्रोजन नहीं आ पाएगा, तो नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, कीटों को खा जाते हैं, है ना। तो कीटों को खाने के कारण से इनको कीटभक्षी पौधा कहा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे होता है ड्रोसेरा, ड्रोसेरा, नेपेंथिस, नेपेंथिस, ये सभी कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि कीटभक्षी पौधे कहां पैदा होंगे, उस जगह पे पैदा होंगे जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होगी, जहां पौधे में नाइट्रोजन की कमी होगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक, नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्र में ही होंगे ये। अब क्वेश्चन पढ़िए, एक पौधा जिसमें नाइट्रोजन की कमी है, ठीक है, वो छोटे कद का हो रहा है, विकास होता है उसका, हल्के हरे और पीले रंग की पत्तियां होती है। ये लक्षण दर्शाएगा, क्या दर्शाएगा, कि नाइट्रोजन हरी पत्ती के विकास के लिए जिम्मेदार होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर पौधे में नाइट्रोजन की प्रेजेंस अच्छी हो तो उसकी पत्ती हरी होगी, पीली नहीं होगी, और जो पौधे का कद है वो बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों बातें सही है, ठीक है, और जो स्टेटमेंट है उसका एक्सप्लेनेशन जो दिया जा रहा है, कारण जो दिया जा रहा है वो बिल्कुल सही कारण है। तो करेक्ट आंसर इसका ए है, करेक्ट आंसर इसका ए है। दोनों सही कारण है कि नाइट्रोजन की कमी से पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, नाइट्रोजन होगा तो वो हरी रहेंगी, और साथ में साथ उनका कद भी लंबा होगा। और नाइट्रोजन अगर मिट्टी में कम है तो ऐसा पौधा जो होगा कीटभक्षी पौधा कहलाएगा, है, वो कीटों को खा के अपने नाइट्रोजन को पूरा करेगा। तो 14 का करेक्ट आंसर हमारे पास ये आता है, बिल्कुल 14 का करेक्ट आंसर हमारे पास आता है ए, ठीक है। थैंक यू। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 को देखिए जरा। आइंस्टीन ने क्या किया था, सापेक्षवाद का नियम दिया था। दो, आपको पता होगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने वाला आइंस्टीन था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पार्ट हैं, ये भी क्वेश्चन अगर आ जाए ध्यान दीजिएगा। एक था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। ये 1904-05 में आया था, 1904-05 में, और ये 1915-16 में दिया गया था, ठीक है। तो स्पेशल थ्योरी और जनरल थ्योरी, दो प्रकार की रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी आइंस्टीन ने। तो एक दो हो गया। न्यूटन एक्चुअली में क्या था, न्यूटन गिरती हुई वस्तु, फॉलिंग ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है कि क्या होता है, ग्रेविटेशन से खींचती है उसको वस्तु। फैराडे का विद्युत चुंबकीय 3, तो बच गया केपलर का क्या है, प्लेनेटरी मोशन, ठीक है। केपलर ने ग्रह से संबंधित 3 नियम दिए थे, 3 नियम इसके होते हैं। तो कुल मिला के करेक्ट आंसर क्या निकल गया, 2431 ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है 15 का ए, बिल्कुल 15 का ए ऑप्शन सही है। 2431। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, जीवों के विकास, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इसके बारे में चार्ल्स डार्विन हमें बहुत कुछ बताते हैं। चार्ल्स डार्विन, इनकी पुस्तक है ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस, ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस, इसमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा और बताया है, ठीक है। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही अनुक्रम क्या है, उसे देखा जाए तो कहा जाता है कि पृथ्वी पर प्रथम जीव की जो उत्पत्ति है, प्रथम जीव की उत्पत्ति जो है वो समुद्री शैवाल है ना, समुद्री शैवाल है, एल्गी जिसको कहते हैं। धरती पर सबसे पहले यही आया, एल्गी ही आया। उसी का फॉर्मेशन फिर धीरे धीरे करके डेवलप्ड होते गया, चेंज होते गया, और तब जाके आगे बात बनती गई, ठीक है। यहां पर जो है करेक्ट ऑप्शन मेढक, केकड़ा, झींगा, ये तो गलत ऑप्शन पहले के। सालमेंडर, अजगर और कंगारू, ठीक है। पेंगोलिन ये नहीं आएगा, सी बी इसका करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से सबसे करेक्ट आंसर जो है वो बी है, सालमेंडर, फिर अजगर और फिर कंगारू, ठीक है। ये सब प्राचीन जीव माने जाते हैं, इनिशियल स्टेज में इनका विकास हुआ था अनुक्रम के अनुसार, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 16 का जो है वो बी माना जाएगा। वैसे ये बात याद रखिएगा कि समुद्री शैवाल जो हैं ये प्रथम जीव थे जो धरती पर आए थे, फिर धीरे धीरे करके जीवाश्म जो बढ़ता गया और यहां पर होता गया है, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, दोआब क्षेत्र की अधिकता, दोआब, कछाड़, मैदान, तराई, इसमें राज्य को जोड़ना है।
राज्य को जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़िए, देखिए दोआब क्षेत्र होता तो सभी राज्यों में है भारत में, जहां जहां दो नदियां प्रवाहित होगी उनके बीच का जो क्षेत्र बनेगा वो एक्चुअली में दोआब क्षेत्र ही कहलाएगा। लेकिन सबसे अधिक दोआब क्षेत्र आपको पाया जाता है पंजाब में, 5 से 6 नदियां वहां पे बहती है और नदियां कुछ इस प्रकार से बहती हैं कि वहां पे दोआब का क्षेत्र बन जाता है। दो आब मतलब नदियों के बीच का भाग उभरा हुआ इस तरह से। तो ए का तो 3 हो जाएगा, यहां पंजाब के क्षेत्र में अधिकांश दोआब का क्षेत्र मिलेगा, ठीक है। कछाड़ जो है ये एक्चुअली में नवीन जलोढ़ भी कहलाता है, ध्यान दीजिएगा इसको। नवीन जलोढ़ मतलब वो क्षेत्र जमीन का जहां काफी अधिक मात्रा में बार बार बाढ़ का पानी आता हो, ये कछाड़ी क्षेत्र कहलाता है। तो असम का इलाका हम मानेंगे, ब्रह्मपुत्र वाला इसमें से, तो बी का 1 हम लेंगे, ठीक है, बी का 1 लेंगे। जहां तक बात है मैदानी इलाके की, तो मैदान को हम मानेंगे यहां पे कर्नाटक का क्षेत्र, ठीक है, सी का 2। मैदानी इलाके में हमारे पास कर्नाटक वाला क्षेत्र आ जाएगा और तराई क्षेत्र का आ जाएगा उत्तर प्रदेश। तराई एक्चुअली में जो क्षेत्र होता है ये शिवालिक जो हमारा रेंज है हिमालय का, शिवालिक के निचले हिस्से का, ये निचले हिस्से को ये रिप्रेजेंट करता है। क्या ये तराई का क्षेत्र, ये दलदली क्षेत्र माना जाता है, जिसकी अधिकता है यूपी में बहुत ज्यादा, दलदली क्षेत्र है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर 3124 बना। 3124 कहीं अगर हो इसमें तो बी आंसर है। करेक्ट आंसर यहां पे बनता है बी, 3124। 3124 इसका करेक्ट आंसर है। एक बात और ध्यान रखना है, बी करेक्ट आंसर बी। दलदली क्षेत्र जो है, क्वेश्चन पूछे कि जहां पर दलदली क्षेत्र होता है वहां पर कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में निकलती है, और मैं करेक्ट करूं अगर क्वेश्चन को, तो कौन सी हरित गृह गैस, ग्रीन हाउस गैस निकलेगी, क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आंसर इसका होगा दलदली क्षेत्र में निकलती है मीथेन। मीथेन गैस निकलती है, ध्यान दीजिएगा, मीथेन गैस निकलती है, जो कि ये ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल के टेम्परेचर को बढ़ाने में योगदान देती है। मार्स गैस, मीथेन, बिल्कुल मार्स गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, मीथेन निकलती है। गुड, वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर दिया बहुत बढ़िया। तो दलदली क्षेत्र में मीथेन गैस। अच्छा, मीथेन गैस केवल दलदली क्षेत्र से ही नहीं निकलती है, एक और जगह से निकलती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। धान की जहां खेती होती हो, चावल की, ठीक है, धान की खेत से भी काफी अधिक मात्रा में मीथेन गैस निकलती है। दोनों पॉइंट है, क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आता है, ठीक, मीथेन गैस, बिल्कुल, थैंक यू। ओके, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 18, बलथर मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बलथर मृदा की बात यहां पे की जा रही है, ठीक है। देखिए बलथर की जो मृदा होती है, पहली बात तो ये एक एक पॉइंट में इसमें लिख देता हूं, ये अम्लीय प्रकृति की होती है, एसिडिक होती है, ठीक है। दूसरा, इसमें कंकड़ पत्थर की प्रधानता होती है, कंकड़ पत्थर की प्रधानता होती है, ठीक, प्रधानता होती है। बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है, अनुपजाऊ होती है, अनुपजाऊ होती है, ठीक है। और तीसरा, जो इसका कलर होता है, रंग जो होता है, वो लाल या हल्का पीला जैसा होता है, हल्का पीला। जनरली हम जानते हैं कि लाल रंग जो है बेसिकली ये आयरन ऑक्साइड के कारण से होती है। आयरन ऑक्साइड, इतनी सारी प्रॉपर्टी होती है इस बलथर मृदा की। एक्चुअली में ये बिहार में इसका बंटवारा किया गया है, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण बिहार में ये मृदा 10 से 17 किलोमीटर की 10 से 17 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी के रूप में पाई जाती है। कैमूर के पठार से लेकर और भागलपुर के इलाके तक इसका फैलाव होता है। बलथर मृदा का उपजाऊ बहुत कम है ये, क्योंकि कंकड़ पत्थर की प्रधानता है, अम्लीय है ये। इसमें चूना वगैरह डाल के मिट्टी में, और तब जाके इसको हम बना सकते हैं न्यूट्रल, और इसमें खेती हो सकती है। अब इसमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो कैमूर पठार से लेकर बिल्कुल सही बात है। राजमहल पहाड़ी का मतलब हो गया वही भागलपुर वाला इलाका जो हो गया, उससे थोड़ा सा आगे के बीच एक सकड़ी पट्टी में पाई जाती है। सकड़ी मतलब यही 10 से 17 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पाई जाती है मिट्टी, लंबे फॉर्म में चलती है इस तरह से, ठीक है। दक्षिण बिहार की मिट्टी है ये उपजाऊ होती है, गलत बात है। इसकी अवशोषण क्षमताओं से एल्यूमिनियम की उपस्थिति के कारण, देखिए किसी भी मिट्टी का लाल रंग होगा आयरन की उपस्थिति के कारण, एल्यूमिनियम के कारण से नहीं होगा, एल्यूमिनियम के कारण से नहीं होगा। इसीलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो आंसर ए है। करेक्ट आंसर यहां पे ए है। 18 का क्वेश्चन करेक्ट आंसर है ए, ठीक है। सही पूछ रहा है, गलत नहीं पूछ रहा है। गलत पूछता तो एक से अधिक होता,
ये सब गलत है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ए। इस तरह से आप इसको देख लेंगे 3-4 पॉइंट्स को, ठीक। भाई कल की क्लास रिकॉर्डिंग की थी, इसलिए मैसेज नहीं आ रहा था आप लोगों का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, थोड़ा सा समझिए, हैं। आज भी मैसेज देख रहा हूँ ना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना, इसीलिए साउंड सुनाई नहीं पड़ा। इसके लिए मैं भी सॉरी चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरी साउंड चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है ना। तो आज क्लास लाइव है, मैं देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। आइए 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। भारत के किन स्थानों पर सर्दियों के दौरान वर्षा होती है? देखिए, भारत के किन स्थानों पर सर्दियों के दौरान वर्षा होती है? सर्दियों का मतलब जब आप कर रहे हैं तो आप करेंगे अक्टूबर से लेकर दिसंबर और जनवरी तक की बात। सर्दी का मतलब तो ही भारत में होता है, ठीक है। विंटर सीजन, तो विंटर सीजन में जो बारिश होती है वो आप देखेंगे, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट वेस्टर्न डिस्टरबेंस को लेकर होती है। डिस्टरबेंस, इसको हिंदी में कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, वाली वर्षा होती है हमारे यहाँ, पश्चिमी विक्षोभ। इसमें क्या होता है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से जो चक्रवात उठती है, भूमध्य सागर से उठने वाली चक्रवात, चक्रवात के कारण ये अन्य जो रीजन पड़ते हैं भूमध्य सागर में, वहां सबसे ह्यूमिडिटी, आर्द्रता को लेके आती है और भारत में वो बारिश करवाती है। वहीं शीतलहर भी चलता है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, इससे वर्षा जो होगी वो आपके पंजाब में होगी, वो आपके हरियाणा में होगी। दो तो बात ये हो गया, ये तो हो गया नॉर्थ इंडिया की बात। साउथ इंडिया की तरफ अगर हम चलें तो हम ये देखते हैं, साउथ इंडिया में उत्तरी पूर्वी मॉनसून, ठीक है, या मॉनसून जब लौटता मॉनसून होता है ना, लौटता मॉनसून, मॉनसून जो हमारा दक्षिण पश्चिम मॉनसून है एक तो ये, और दूसरा उत्तरी पूर्वी जो मॉनसून होता है, उत्तरी पूर्वी मॉनसून, इससे जो है दक्षिणी भारत में वर्षा होती है। कहां कहां, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर। तो एक ही ऑप्शन में इसने जोड़ दिया क्या, एक ही ऑप्शन में दक्षिण और उत्तर भारत दोनों को जोड़ रखा है। दोनों में अलग अलग हो गई, वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण से यहां, और पश्चिमी विक्षोभ के कारण से यहां पंजाब हरियाणा, और उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटते मानसून से अक्टूबर नवंबर के आसपास तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होती है। करेक्ट आंसर इसका होगा सी, करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका होगा सी। यहां पे जो है ठंड के मौसम में बारिश होती है। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो आपको ध्यान रखना है कि ठंड के मौसम में जो बारिश है वो मुख्य रूप से भारत में होती है पश्चिमी विक्षोभ से। और ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि टोटल जो भारत में बारिश होती है उसका कितना % पश्चिमी विक्षोभ से होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, कुल वर्षा का 3% जो है वो आता है पश्चिमी विक्षोभ से। कुल वर्षा का 3% पश्चिमी विक्षोभ से भारत को प्राप्त होता है। और 97 में मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, उत्तरी पूर्वी से बहुत कम वर्षा होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। इसलिए करेक्ट आंसर होगा, जो यहाँ पे आंसर तो हो गया, वेस्टर्न डिस्टरबेंस से 3% वर्षा प्राप्त होता है, ठीक है। सबसे अधिक किससे, दक्षिण पश्चिम मानसून से। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रूपधारा जल विद्युत परियोजना किशनगंज सही है, अभी तैयारी। बसंतपुर जल विद्युत परियोजना अररिया, ठीक है। पूर्वी सोनापुर जल विद्युत परियोजना है ही नहीं कुछ रोहतास में, ठीक है। रोहतास जो है यहां पर बांसगढ़ परियोजना है। रोहतास में कई सारे जल से संबंधित परियोजनाएं हैं, ठीक है। यहां पे रोहतास में बांसगढ़ परियोजना है, ये आप याद रखेंगे। तो ये वाला ऑप्शन आपका जो है सुमेलित नहीं में सी करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा। मैं इसमें बताना ये चाहता हूं कि एक याद रखना है आपको, बिहार वाला जो काफी इंपॉर्टेंट है, डगमाड़ा जल विद्युत परियोजना। डगमाड़ा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, फटाफट बताइए, किस नदी पर है ये?
डगमाड़ा जल विद्युत परियोजना जो है ये किस नदी पर है? डगमाड़ा एक्चुअली में कोसी नदी पर है। कोसी नदी, ये कोसी नदी पर है जो बनाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डगमाड़ा जल विद्युत परियोजना कोसी नदी पर बनाया जा रहा है। यहां एक बात और याद रखिएगा, अरवल डिस्ट्रिक्ट में अगनूर जल विद्युत परियोजना भी है। जल विद्युत परियोजना है, यह भी याद रखिएगा, जल विद्युत परियोजना अगनूर। अगनूर कहां? तो अरवल में अगनूर। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 21 पे। तटीय मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है नहीं है? कौन से सही नहीं है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तटीय मैदान की बात कह रहा है ये। ठीक, अब मेहता कोसी, बिल्कुल डगमाड़ा कोसी में है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, अरवल बिहारी वाले की बात कर रहा हूं और नहीं। ठीक है अभिषेक, बिहार वाला। तो तटीय मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन ये देखिए, तटीय मैदान दो है। तटीय मैदान की बात करें तो दो है, एक पूर्वी, एक पश्चिमी। ठीक है, पूर्वी मैदान में कुछ नाम महत्वपूर्ण है, जैसे उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार ये कहां से कहां तक उत्तरी सरकार? उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश, ये उत्तरी सरकार हो गया। उसके बाद एक कोरोमंडल है, ये भी पूर्वी तट का ही है। कोरोमंडल उड़ीसा से लेके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु तक ये आपका कोरोमंडल का तट कहलाता है। ठीक है, ये पूर्वी तटीय जो है मैदान उसका ये हिस्सा है। पश्चिमी तटीय मैदान की तरफ आते हैं तो आपके पास आ जाएगा कोंकण का मैदान, कन्नड़ का मैदान, मालाबार का मैदान, है ना, ये तीन होते हैं। आप अगर गुजरात से लेके गोवा तक जाएंगे, गुजरात से गोवा तक, तो उसको कोंकण का मैदान कहा जाता है। गोवा से लगभग मंगलौर तक आपको कन्नड़ मिलेगा, और मंगलौर से कन्याकुमारी तक आप देखें, कन्याकुमारी, तो ये आपको मालाबार तट मिलेगा। तो कुल मिला के डिवीजन तो ये होता है पूर्वी और पश्चिमी का। एक तो आप ये याद रखेंगे, क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से आएगा। ठीक, एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात ये जो तटीय मैदान होते हैं पूर्वी और पश्चिमी, इसमें एक अंतर ये भी है कि पश्चिमी तटीय मैदान में, पश्चिमी की बात मैं कह रहा हूं मुंबई वाले साइड में, ठीक है, वहां पे क्या होता है कि नदियां काफी कम दूरी तय करते हुए और तब जो है समुद्र में गिरती है अरब सागर में, इसलिए यहाँ पे कटा फटा तट पाया जाता है काफी ज्यादा पश्चिमी। तो इसीलिए पश्चिमी मैदान की चौड़ाई बहुत कम होती है, क्योंकि वहां अवसाद नदियां नहीं लाती है। तो पश्चिमी तटीय मैदान जो है इसकी चौड़ाई कम होगी और पूर्वी तटीय मैदान जो है इसकी चौड़ाई अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पे नदियां लंबी दूरी तय करके तब जो है अवसाद को लाती है, अधिक होगी। और फिर क्या होता है कि यहाँ डेल्टा का निर्माण होता है। यहाँ डेल्टा का निर्माण करती है नदी, लेकिन यहाँ पर डेल्टा नहीं बनाती, यहाँ पे एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का निर्माण करती है। ये तो फैक्ट्स है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और ये तटीय मैदान बनते कैसे हैं? तटीय मैदान बनते हैं सागरीय तरंगों तथा नदियों के अवसाद से, ठीक है, ये बनाए जाते हैं। जो सेंड वगैरह, मिट्टी वगैरह नदी लेके चलती है अपने साथ उससे, और सागरीय तरंग जब पानी जब काफी जोर से आती जाती है तो उससे जो मिट्टी इधर उधर होती है उससे ये मैदान बनते हैं, तटीय मैदान। अब ये तटीय मैदान चाहे पश्चिमी हो चाहे पूर्वी हो, दोनों तरफ क्या देखा गया है कि दोनों तरफ ये दोनों जो ये है इमर्सन और फॉल, इसको इमर्सन और फॉल कहते हैं, निम्नमजित और उन्मजित। मतलब तटीय मैदान की तुलना में जमीन का थोड़ा ऊपर होना और जमीन का थोड़ा नीचे जाना, कुछ इस प्रकार से समझिए, है ना। तो ये जो पॉइंट है ऊपर जाना और नीचे आना, ये दोनों में है। पश्चिमी तटीय मैदान में भी देखने को मिलता है, पूर्वी तटीय मैदान में भी देखने को मिलता है। अब ये क्या किया है, दोनों में एक ही पॉइंट लिखा है।
पश्चिमी तटीय मैदान में निमज्जित ये शब्द और उन्मज्जित समुद्र तट दोनों होना चाहिए था। पूर्वी तटीय मैदान में भी उन्मज्जित तथा निमज्जित समुद्र तट है होना चाहिए था। मतलब दोनों आधा आधा लिखा हुआ है, आधा नहीं लिखा हुआ है, तो दोनों गलत है। ए और बी दोनों गलत है। दोनों गलत होने के कारण से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, दोनों गलत होने के कारण से हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। पूर्वी तटीय शेल्फ जो होता है वो बहुत चौड़ा होता है, शेल्फी सकड़ा बहुत चौड़ा होता है, ये बात सही है। अभी हमने बताया था पूर्वी तटीय चक जो है उसकी चौड़ाई अधिक होती है क्योंकि नदियां दूर से दूर तक जाती है। तो इस तरह से करेक्ट जो आंसर है वो डी है। ये दोनों गलत है, आधा आधा लिखा हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान हो पश्चिमी तटीय मैदान हो, दोनों में निमज्जित और उन्मज्जित नाम की घटना देखने को मिलती है। दोनों मैदान नीचे और ऊपर दोनों तरीके के दिखलाई पड़ते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका होगा डी। करेक्ट आंसर इसका होगा 21 का डी। डी। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। करेक्ट आंसर होगा डी, सी नहीं होगा जी। सी पूछ रहा है सही नहीं है बाबू साहब, अभिषेक सर ये पूछ रहा है सही नहीं है, तो ये तो सही पॉइंट होगा ना। पूर्वी तटीय मैदान बहुत चौड़ा होता है, ठीक है, तो वो इसीलिए हम लगाएंगे इसमें क्या डी। ठीक है, नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक, अब आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पर। पूर्वोत्तर भारत की दी गई पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण दिशा के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की दी गई पहाड़ी, ये तो नागालैंड में हो गई। नागालैंड। पटकाई बम जो है ये आपको तो 3 राज्यों में फैला है, वैसे तो ये बर्मा हो गया, बर्मा से शुरू हुआ, अरुणाचल प्रदेश में आया, अरुणाचल प्रदेश में आया और फिर थोड़ा सा नागालैंड भी गया, हालांकि अरुणाचल प्रदेश तक चल जाएगा। ठीक है, मिसमी पहाड़ी भी अरुणाचल प्रदेश में है, पहले यही आएगी, अरुणाचल प्रदेश में है, और ये तो मिजोरम में है। ठीक है, मिजोरम। तो अगर सीरीज के हिसाब से हम देखें तो सबसे पहले मिसमी पहाड़ियां आएगी अरुणाचल प्रदेश वाली सबसे ऊपर से। ठीक है, नॉर्थ से 3, उसके बाद वो जो बर्मा अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ पटकाई बम है वो 3 के बाद 2 के बाद नागा पहाड़ियां, नागालैंड, नागालैंड फिर नीचे मिजोरम। तो 3 2 1 और 4, 3 2 1, एक करेक्ट आंसर है इसका, एक करेक्ट इसका आंसर है 3 2 1 4। ठीक है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश से फिर इंडो बर्मा जो बॉर्डर है वहां पर जो है पटकाई बम है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, उससे नीचे आएंगे तो नागा पहाड़ियां, और फिर नागालैंड के बाद मिजोरम, तो मिजोरम पहाड़ियां। करेक्ट आंसर है 3214, 22 का ए, करेक्ट आंसर 3214। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 23। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है, ये तो सीधा एक फैक्ट है, याद रखना है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये ओडिशा में है। ठीक है, इसमें से मैं कुछ पॉइंट और बता दूं। एक तो पंचमढ़ी, ये क्वेश्चन बहुत आता है, पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नौकरेक, नौकरेक कहाँ है, ये मेघालय में है, नौकरेक मेघालय में है। ये दोनों जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, ये केवल नेशनल पार्क नहीं है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, आरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। नेडल पेरियार की बात करें तो केरल में है, पेरियार ये केरल में है। ठीक है, पेरियार केरल में है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। 2-3 पे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार में तो एक ही वाल्मीकि है तो उससे अधिक कुछ पूछेगा नहीं, तो निकल जाएगा आपके पास। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नौकरेक वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आएगा एक, नौकरेक जो मेघालय में है। ये बायोस्फीयर रिजर्व है न कि राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान छोटा कंसेप्ट है, एक बायोस्फीयर रिजर्व में एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान हो सकते हैं, एक बायोस्फीयर रिजर्व में एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। ये बड़ा कंसेप्ट होता है बायोस्फीयर, राष्ट्रीय उद्यान छोटा कंसेप्ट होता है, छोटा एरिया में। ठीक है, संरक्षण देना। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 24। हरित क्रांति, हरित क्रांति भारत में शुरुआत कब हुई थी? 1966 के आसपास। किसने किया था? स्वामीनाथन ने, स्वामीनाथन ने। कहा? भारत की बात करें तो भारत में। विश्व स्तर पर कौन सा व्यक्ति थे? विश्व स्तर पर जो पर्सन थे, साइंटिस्ट का नाम क्या था? नॉर्मन बोरलॉग, बोरलॉग नाम था इनका। ये कहां के थे? मैक्सिको के थे, मैक्सिको। हरित क्रांति का जनक पूरी दुनिया में इनको माना जाता है।
भारत में स्वामीनाथन को माना जाता है, एम एस स्वामीनाथन। 1966 में शुरुआत हुई हरित क्रांति। इसमें जो क्षेत्र क्षेत्र भारत का लाभान्वित हुआ वो कौन कौन सा क्षेत्र था भाई? वो क्षेत्र था पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसमें गेहूं और चावल, इन दोनों की भी क्रांतिकारी परिवर्तन आया। गेहूं चावल का उत्पादन जो है अत्यधिक हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट है। तो कुल मिला के ही कंसेप्ट है, गेहूं चावल का उत्पादन बढ़ा था। जो क्षेत्र भारत का लाभ लिया वो था पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और कहीं नहीं फैला। बिहार वगैरह में तो हुआ ही नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का चयन नहीं हुआ था। एक्चुअली में पहली बात तो ये कि लाइन सही नहीं है, ये बिहार का चयन नहीं हुआ था इसी बात नहीं, चयन तो पूरे देश में हुआ था कि हमें करना होगा, लेकिन बिहार का जो स्ट्रक्चर था, संरचना जो थी जमीन की यहाँ, वो इतनी खराब थी जिसके कारण से सफल नहीं हो सकता था ये। हरित क्रांति के लिए क्या चाहिए होता है कि मशीन का उपयोग करके हम खेती करें। मशीन कब खेत में चलेगी? जब खेत लंबे लंबे होंगे, चौड़े होंगे, बड़े बड़े लोगों के होंगे। बिहार में खेती में जो जोत का आकार है बिल्कुल छोटा हो गया है, पहले से भी था, अब तो और छोटा हो गया है। तो उस परिस्थिति में हरित क्रांति यहाँ पे नहीं आ सकती थी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ बहुत छोटी भूमि जोत थी, सबसे बड़ा कारण तो एक यही था। और इसके कारण से क्या हुआ कि कृषि में मशीन का उपयोग नहीं हो पाया, उसका निम्न स्तर रह गया। ये दो मजबूत कारण थे कि बिहार में हरित क्रांति सफल नहीं हो पाई। तो करेक्ट आंसर हो गया क्यों नहीं हुआ। या पूछना चाहिए था कि बिहार में हरित क्रांति क्यों नहीं आ पाया। ठीक है, तो कारण है एक से अधिक, बहुत छोटी भूजोत, कृषि यंत्रीकरण का निम्न स्तर, कृषि में मशीनीकरण नहीं हो पाया। कृषि ऋण की प्रचुर आपूर्ति तो उल्टी बात है, ये तो होता ही नहीं था उस समय, इधर थोड़ा बहुत हो भी रहा है अभी तो भी। ठीक है, तो ए और सी, एक से अधिक आंसर डी है इसका। 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, 24 का करेक्ट आंसर डी। 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 किसने किया? ए ओ ह्यूम ने। ठीक है, और पहले सम्मेलन में कितने 72 प्रतिनिधि 72 उपस्थित थे। ठीक है, उपस्थित थे। ये नॉर्मल तो सब लोग जानते हैं। पहले अध्यक्ष बिमलेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी को बनाया गया। सबको ये सब पता होगा। क्वेश्चन क्या है इसमें? पूछ रहा है कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। बिल्कुल गलत। फर्स्ट वुमेन जो अध्यक्ष थी, वो तो एनी बेसेंट थी ना। एनी बेसेंट कब? 1917 वाला जो सम्मेलन हुआ था, है ना, एनी बेसेंट कोलकाता में, उसमें एनी बेसेंट को बनाया गया था अध्यक्ष। ठीक है, तो इसमें जो है फर्स्ट गलत है, फर्स्ट तो होगा नहीं। CR दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वो जेल में थे। अब यहां विवाद है इस लाइन पे। CR दास ने 1921 में भी अध्यक्ष के पद पे काम किया, 22 में भी किया। 22 में किया गया वाले में, तब तो जेल में नहीं थे वो। जब 21 में किया तब वो जेल में थे। तो अगर हम 21 वाला मान लेते हैं जो अहमदाबाद में हुआ था, तब हम सही कर सकते हैं इसको 1 मिनट के लिए। 22 वाले में तो जेल में नहीं थे वो। ठीक है, तो 21 वाले में जेल में मान ले तो चलेंगे। एलन ऑक्टिव ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। एलन ऑक्टिवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे, गलत पॉइंट है, नहीं बने, ऐसा नहीं था। ठीक है, अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये पॉइंट सही है। तो कुल मिला के हमारे पास करेक्ट आंसर हुआ 2 और 4। करेक्ट आंसर हमारे पास आया 2 और 4, बी करेक्ट आंसर है 2 और 4। यहां एक बात और ध्यान दीजिए, सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष ये थी सरोजिनी नायडू। कब? 1925। कहां? कानपुर अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का 1925 में, वहां पे सरोजिनी नायडू जो थी वो पहली अध्यक्ष बनी थी, भारतीय महिला हुई।
वैसे महिला की बात होगी तो एनी बेसेंट हो गई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास 25 का बी आया। 2 और 4, 25 का बी, 25 का बी। आस्था शर्मा, चलिए बहुत बढ़िया, आपने अच्छा दिया है कि इसमें 72 जो थे प्रेसिडेंसी से, 38 मद्रास से, 21 यूपी से, बहुत बढ़िया। ठीक है, बिहार से कितने थे ये भी याद रखेंगे, 0, क्योंकि आपका एग्जाम बिहार से रिलेटेड रहेगा तो उस वो आएगा। ठीक है, हाँ करेक्ट करेक्ट, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। 2 व्यक्ति इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे, सी आर दास और प्लस में थे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, नेहरू, इन्होंने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की। कब की? जब 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। तो असहयोग आंदोलन के स्थगित करने के पश्चात, आंदोलन के स्थगित करने के पश्चात जो है ये 1922 में जब स्थगित हुआ तब जाके इसकी स्थापना हुई। तो इसमें से कह रहा है कि स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। अच्छा, कौन कौन कारण थे ये पूछना। चलिए ठीक है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, ये तो एक कारण था। ठीक है, इससे लोग क्षुब्ध हो गए थे, विरोध कर रहे थे, आंदोलन वापस नहीं होना चाहिए था, स्थगित नहीं होना चाहिए था, एक तो ये था। काउंसिल में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत अधिनियम का उच्छेदन करना भी, ये भी सही था। देखिए, स्वराज पार्टी के स्थापना का एक और उद्देश्य था कि हम बाहर से अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं आंदोलन के माध्यम से, तो हम क्या करते हैं कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, केंद्रीय असेंबली है, विधानसभा या संविधान सभा, केंद्रीय विधानसभा है, उसमें जाके हम प्रवेश करेंगे चुनाव के माध्यम से जीत के, और फिर सरकार को कार्यों में बाधा डालेंगे और उससे कुछ जबर हम जो है दबाव डाल के अपना काम करवाएंगे जो भारतीय हित में होगा। ये था स्वराज पार्टी का उद्देश्य। तो सेकंड भी इसका करेक्ट पॉइंट है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। थर्ड, भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए, ये कोई सब्जेक्ट नहीं था, छोटा मोटा हो सकता है ये, लेकिन ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इंपॉर्टेंट ज्यादा है महत्वपूर्ण, जिसके कारण से स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। तो करेक्ट आंसर इसमें हम 1 और 2 लगाएंगे, बी। करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे लगाएंगे हम बी, 1 और 2, 26 का बी। ठीक है, 1 और 2। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1923 के बाद जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में जो है विट्ठल भाई पटेल जो स्वराज पार्टी के ही नेता थे, पटेल को चुना गया केंद्रीय विधानसभा का स्पीकर। यह बहुत बड़ी सफलता थी स्वराजियों के लिए, विधानसभा का स्पीकर चुना गया था। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि विधानसभा का केंद्रीय विधानसभा का स्पीकर जो चुना गया विट्ठल भाई पटेल को, वो किस पार्टी से थे? तो स्वराज पार्टी से थे, स्वराज पार्टी से थे। ठीक है, आगे आइए क्वेश्चन नंबर 27, दादा भाई नौरोजी, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इनको कहा जाता है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और दूसरी बात ये कि इन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है, धन के निष्कासन का सिद्धांत इन्हीं था, धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था इन्होंने कि अंग्रेज जो है भारत से धन निकाल के ले जा रहे हैं, भारत को कुछ नहीं मिल रहा है। उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है ये पूछा जा रहा है, इसको देखना है। वो पहले भारतीय थे जो एलिफिस्टन कॉलेज बंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। हाँ सही भाई, ये फर्स्ट पॉइंट सही है। ठीक है, ये पारसी समुदाय से आते थे, पढ़े लिखे समुदाय से थे। तो इसमें एक तो पॉइंट ये हो गया गणित के, यहाँ शायद फिलॉसफी के थे, ये भौतिकी की जगह पे फिलॉसफी होना चाहिए था। ठीक है, कि प्रोफेसर थे, एक मिस्टेक मान सकते हैं, ये सही है। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया, ये भी सही। ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा भारतीय व्यक्ति जो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद का सदस्य पहली बार चुना गया, वो दादा भाई नौरोजी ही थे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा।
उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। ये गलत है, 4 बार नहीं की थी, उन्होंने 3 बार की थी। उन्होंने 3 बार की थी। 1886, 1893 और 1906। 1886 में दूसरे वाले में, फिर 93 में और फिर 1906 में। ठीक है, 3 बार इन्होंने किया था। तो ये तो पॉइंट सी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर तो 1 से अधिक ही होगा। ए और बी तो आ ही गया है, तो करेक्ट आंसर हम 1 से अधिक लगाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर हम लगाएंगे 1 से अधिक। ए और बी दोनों सही था, सी गलत था। 3 बार बने थे, 4 बार नहीं बने थे। ठीक है, करेक्ट आंसर डी। ओके, 28 पे आइए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। पढ़ो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ये 1931 1931 नवंबर दिसंबर के आसपास हुआ था। नवंबर दिसंबर के आसपास। ठीक है, राजगुरु को फांसी। राजगुरु के साथ किन लोगों को फांसी दी गई थी? पहले तो ये याद रखिएगा, भगत सिंह और कौन थे? प्लस में कौन थे? सुखदेव। सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी कहां मिली थी? लाहौर के जेल में। लाहौर में। कब मिली थी? 23 मार्च 1931। ठीक है, 23 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। तो क्या करना है इसमें से? सजाना है। सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, और फिर कराची अधिवेशन हुआ। 3-2-1 3-2। करेक्ट आंसर ए। करेक्ट आंसर हो गया 28 का ए। इसमें 2 पॉइंट में बता दूं और करेक्ट आंसर ए। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। पटेल ने, ठीक है, अध्यक्षता की थी। यहां पर मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पास किया गया था। मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव को पास किया गया था, और आर्थिक स्थिति पर भी एक रिपोर्ट जारी की गई थी इसमें। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर जो हमारे पास आया 3-2-1 आया। अध्यक्षता किसकी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। 29 पे आते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या कांग्रेस समाजवादी पार्टी, इसकी स्थापना 1934 में नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा स्थापना की गई थी। स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा। इसमें नरेंद्र देव जो थे ये अध्यक्ष थे, और जयप्रकाश नारायण को सचिव बनाया गया था, सेक्रेटरी। ठीक है, एक तो पॉइंट ये है। अब इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना क्यों हुई थी, सवाल ये उठता है। तो हाँ, तो स्थापना हुई क्यों थी? स्थापना के पीछे की वजह क्या थी? वजह यह थी कि किसान की हालत सुधारनी है। ठीक है, आर्थिक रूप से लोगों को सशक्त बनाना है, आर्थिक क्षेत्र में समान भागीदारी करनी है देश के लोगों की, समान भागीदारी, इन सब बातों को लेकर, ठीक है, जो है ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। समाजवाद को आगे बढ़ाना है। कुल मिला के कंक्लूजन निकलता है कि इसका उद्देश्य था कि समाजवाद को बढ़ाना है। एक्चुअल बात ये था, इसके लिए इसकी स्थापना हुई थी। अब चलते हैं इस पर विचार क्या करें। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अवंचन की वकालत की। ऐसा नहीं है। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। ऐसा भी नहीं था। इसने अल्पसंख्यकों दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की थी। यह भी सही नहीं है। इसमें ही आंसर होगा, कोई सही नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसमें ही होगा। एक्चुअली में समाजवादी व्यवस्था जो है वो इस बात को लेकर चल रही थी। अच्छा, सी भी वही, हाँ ठीक है, सी भी आप लगा सकते हैं, ई भी। एक्चुअली में क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसलिए दोनों ऑप्शन एक ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ऑप्शन एक ही है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप ई लगाइए, सी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें तीनों पॉइंट अलग हैं। ठीक है, एक भी पॉइंट सही नहीं है।
मैंने जो बताया याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो समाजवाद को आगे बढ़ाना था। समाजवाद का मतलब यह होता है कि आर्थिक क्षेत्र जो है उसमें सभी लोगों की समान भागीदारी को सुनिश्चित करना है, इसके लिए प्रयास करना है। बेसिकली यही बात थी, इसी के लिए हुआ था। ठीक है, उसका रिकॉर्डिंग हुआ है राजेश कुमार, ठीक है, 11 का, और रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप एक बार जरा प्लीज चेक कर लीजिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, रिकॉर्डिंग उसका किया गया था, नेट नहीं चल रहा था, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, आप एक बार चेक कर लेंगे उसको। ठीक, आइए आगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? ठीक है, 1942 का क्रिप्स मिशन जो आया था, इसके बारे में कहा जा रहा है कि एक्चुअली में ये क्रिप्स मिशन था किस लिए और इसके पीछे की वजह क्या थी। 4 पॉइंट है। पहला तो यह है कि भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा। ये पॉइंट नहीं था, ये जो लिखा हुआ है इसका गलत पॉइंट था। ठीक है, पहले मैं ये आपको बता दूं कि क्रिप्स मिशन जो था इसके उद्देश्य थे क्या। पहला ये था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस देना, डोमिनियन दर्जा देना, पूर्ण स्वराज की बात नहीं कहा था इसने, पहली बात ये। दूसरी बात ये थी संघ का निर्माण तो होगा, संघ का निर्माण होगा, परंतु यदि कोई इकाई अलग रहना चाहे तो वह अलग रहने के लिए स्वतंत्र है, अलग रहने के लिए स्वतंत्र है। अब इसका मतलब ये हो गया, इकाई का मतलब कि चाहे वो ब्रिटिश प्रांत हो चाहे देसी रियासत हो, अगर वो चाहता है कि हम अलग ही रहे भारत संघ से तो अलग रहेगा, उसमें किसी प्रकार की विवाद नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये था कि एक तरह से विभाजन की बात को ही स्पष्ट की गई थी। ठीक है, या उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया था। कोई भी देसी रियासत के लिए जबरदस्ती नहीं थी कि वो शामिल हो, चाहे तो शामिल हो सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं शामिल हो सकते हैं। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और तीसरा पॉइंट ये था कि भारत के लिए अपना एक संविधान सभा होगा, भारत के लिए एक अपना संविधान सभा होगा, एक अपना संविधान सभा होगा। ये भी एक तीसरा पॉइंट था कैबिनेट मिशन का, संविधान सभा होगी। ठीक है, इतनी पॉइंट्स थी, ये मोटा मोटी 3 पॉइंट थे। भारत को डोमिनेंट दर्जा कब मिलेगा? विश्व युद्ध के बाद, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, कि जस्ट पश्चात मिलेगा। ये पॉइंट एक्चुअली में था क्रिप्स मिशन का। अब पढ़िए द्वितीय विश्व, पहला पॉइंट तो होगा नहीं कि सभी भारतीय राज्यों को शामिल होना है, ये तो उसका उल्टा कह रहा था, जो चाहे वो हो, जो नहीं चाहे नहीं हो। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद डोमिनियन पद दिया जाएगा भारत को, ठीक है, और संघ की स्थापना की जाएगी। ये करेक्ट आंसर है। बी एक पॉइंट सही है। अभी तक के जो हमने ऊपर के 2 पॉइंट्स देखे उसमें बी पॉइंट सही है। अब जरा सी पे आते हैं। विश्व युद्ध के पश्चात भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता, ये गलत, वो था ही नहीं, डोमिनियन था, पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया? बी आ गया। 30 का करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया बी। 30 का करेक्ट आंसर हमारे पास बी आ गया। ठीक है, ओके 30। अब आए 31 पे। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने किया था? 1934 में एम.एन. रॉय ने, एम.एन. रॉय ने 1934 में। 1935 में फिर कांग्रेस ने इसको सपोर्ट किया, कांग्रेस ने। 1938 में जे.एल. नेहरू ने। ये 3 का नाम आप याद रखेंगे, बेसिक बुक में 3 का नाम ही आपको याद रखना है। 34 में एम.एन. रॉय, सबसे पहले व्यक्ति जो एक कम्युनिस्टवादी थे, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले कहा था कि स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान सभा होना चाहिए। ठीक, तो यहां पे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, करेक्ट आंसर यहां पर हो गया ए, इनमें से कोई नहीं। जो एक्चुअल आंसर है वो है एम.एन. रॉय 1934। और एक बात और ध्यान रखिएगा, एम.एन. रॉय ने क्या किया था ये भी याद रखिएगा कि ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी की थी, पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, स्थापना की थी, ये भी एक पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। 1921 के आसपास इन्होंने ताशकंद में स्थापना की थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। अब आते हैं 32 पर।
बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का एक्चुअली में क्या कारण था? देखिए, परमानेंट सेटलमेंट तो लागू किया गया था 1793 में कार्नवालिस के टाइम पे, कार्नवालिस के टाइम पर, ठीक है। और ये 3 क्षेत्रों में हुआ था, बिहार हो, बंगाल हो, ओडिशा हो, ठीक है। कुल ब्रिटिश क्षेत्र का जो 19% हिस्सा था उस पर यह किया गया था, 19% पर, ठीक है। अब क्या था इसमें, जमींदारी व्यवस्था इसमें आई थी, ये भी ध्यान रखना आपको। परमानेंट सेटलमेंट जो है ये क्या लेके आई, ये जमींदारी व्यवस्था लेके आई थी, जमींदारी व्यवस्था को इसने आगे बढ़ाने का काम किया था, ठीक है। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है कि परमानेंट सेटलमेंट में एक सूर्यास्त का नियम भी चला था, ये भी आपको याद रखना है। सूर्यास्त का नियम इसमें लागू हुआ था कि अगर सूर्यास्त यानी जिस दिन कर देना है अंतिम दिन तक अगर कर नहीं मिलता है सूर्य के अस्त होने तक, तो सारी जमीन ले ली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट था कि क्या जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना, ऐसा कुछ नहीं था। जमींदारों का जमीन का अधिकार ना होना नहीं था, भू राजस्व का निर्धारण करना। परमानेंट सेटलमेंट था किस लिए, कि भूमि का जो राजस्व है उसको हम डिसाइड करेंगे, कि ब्रिटिश सरकार निर्णय लेगी, ठीक है, कि कितना जो है हमें भूमि से राजस्व मिलना चाहिए, रेवेन्यू मिलना चाहिए, सीधी सी बात है। तीनों परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, तीनों व्यवस्था जो थी उसका सीधा आंसर था भू राजस्व जो है उसका, भूमि राजस्व का राजस्व निर्धारण करना, रेवेन्यू में कितना आएगा इसके लिए। तो करेक्ट आंसर सी हो गया, 32 का सी, ठीक है। 33 का आइए, एशियाई पैरालंपिक खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? याद करना है, नीरज यादव, ठीक है। ये एक्चुअली में चीन में हुआ था, हांगझो में, हांगझो चीन में। और यहां पे नीरज यादव जो हैं उन्होंने 33 वाला क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर है, डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था नीरज यादव। 33 का करेक्ट आंसर हो गया बी, बिल्कुल 33 का बी। आइए 34 पे, हाल ही में आयोजित एंथोरियम उत्सव, एंथोरियम उत्सव मिजोरम में मनाया जाता है, ठीक है। ये एक्चुअली में हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, और हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए यानी जिसको हम बागवानी कहते हैं, ठीक है, उसी से संबंधित ये खुशहाली का एक पर्व होता है जो मिजोरम में मनता है, ठीक है। बागवानी के लिए ध्यान रखिएगा, इसमें बागवानी में क्या आते हैं, सब्जी, फल तथा फूल, ये तीनों चीजें आती है। तो इसकी वृद्धि के लिए जो है, इसको बढ़ाने के लिए बागवानी जो है किया जाता है। तो ये मिजोरम करेक्ट आंसर इसका सी है, करेक्ट आंसर इसका सी है, ठीक है। सर आप क्वेश्चन सेट करने वालों को बता दीजिए कि 24 ओके, ठीक है, ठीक ठीक, आपकी बात पहुंचा देंगे हम करण जी, ठीक है, आपकी बात को हम बिल्कुल पहुंचाएंगे। तो ये हो गया बागवानी, मिजोरम, करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी मिजोरम, करेक्ट आंसर हो गया 34 का मिजोरम। 35, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? 100 विकेट तेजी से, शाहीन अफरीदी, करेक्ट आंसर बी। 35 का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया, बी, शाहीन अफरीदी है, ठीक है। 36 पे आइए, किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? ये कबीर बेदी है, ठीक है। ये इटली का सबसे टॉप क्लास का सिविलियन अवार्ड होता है, ठीक है, उससे सम्मानित किया गया है कबीर बेदी को। करेक्ट आंसर बी, 36 का करेक्ट आंसर बी, ठीक है, करेक्ट आंसर 30 का बी, बिल्कुल बी, ओके। 37, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देखिए ये वन से संबंधित अनुसंधान एवं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस संस्था की स्थापना जलवायु एवं परिवर्तन मंत्रालय के तहत, मंत्रालय भारत सरकार के तहत किया गया है, ठीक है। इतने इंफॉर्मेशन आपको रखना है, तहत किया गया है, ये अपना इंफॉर्मेशन आपको रखना है, ठीक।
ये इसका जो मुख्यालय है, ये भी ध्यान दीजिएगा, इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर देहरादून में है, देहरादून में है। और अभी बनाया गया है कंचन देवी को इसका डायरेक्टर। 36 का करेक्ट आंसर है बी, कंचन देवी को बनाया गया है। ठीक है, कंचन देवी को करेक्ट आंसर 37 का बी। 38, किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया? एक्चुअली में क्वेश्चन ही पूरा नहीं है। किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया, बात तो समझ में आ रही है, ऑपरेशन कहां चलाए पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन जो ऑप्शन है उसके हिसाब से अगर हम देखें इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से, तो अभी हाल फिलहाल में अरब सागर में जो कई घटनाएं हुई थी, है ना, वो सब जो इजराइल से लड़ाई वगैरह चल रही है उसी से रिलेटेड जो कई सारे जहाज को पकड़ा गया, तो उसमें से ये नेवी का हमारा कमांडो हमारे होते हैं नेवी के मार्कोस कमांडो। ठीक है, इनके द्वारा अभियान चलाया गया और कई जहाजों को मुक्त किया गया था आतंकवादियों से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं 38 का। ठीक, एक अनुमान के तहत कि अगर उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा है तो, ये पूरा क्वेश्चन पूछ नहीं पाया, यहाँ पे कुछ मिस हो गया वहां पे, तो 38 का बी मान के चलिए। 39, किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 23 का जेसीबी का अवार्ड जीता है? ठीक है, ये किस भाषा के लेखक हैं पेरुगल मुरुगन? ये तमिल भाषा के हैं। ठीक है, और इनको वर्ड फायर या फायर वर्ड पुस्तक जो है, फायर वर्ड के लिए इनको मिला है जेसीबी प्राइज। ये साहित्य का प्राइज होता है, साहित्य का पुरस्कार होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये तो ये तमिल है। 39 का करेक्ट आंसर है ए, तमिल। 39 का ए, तमिल। 40, भारत के किस देश के साथ फिर से ई वीजा सेवाएं शुरू कर दी गई है? जिसके साथ बंद की गई थी यानी कनाडा, अभी हाल फिलहाल में विवाद था कनाडा के साथ, अब फिर इसमें से ई वीजा शुरू हो गई है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 40 का हो गया बी। 40 का करेक्ट आंसर हमारे पास आया बी। ठीक है, तो आज का डिस्कशन कंप्लीट यहीं तक होता है। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो फिर एक और डिस्कशन के साथ, वो रहेगा हमारा सेट नंबर 13। और 11 के बारे में बता दूं मैं आपको कि 11 का रिकॉर्डिंग हो चुका है, वो डल चुका है, उसको देख लेंगे आप। ठीक है, लाइव नहीं चल पाया था, उसमें थोड़ी सी लास्ट वाली जो बात है उसमें साउंड प्रॉब्लम भी है, इसको भी थोड़ा मैनेज आपको कर लेना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए यहीं तक।